वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या किया करता था। बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना था, जो आज वो मंदिर भी टूट चुका है। अब इस पूरे एरिया को देख लो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करता हूं, ताकि जब आप उस जगह पे जाऊं मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प कर सके। तो चलिए आज चलते हैं एक नया डेस्टिनेशन सारनाथ, और संक्षेप में जानते हैं उस प्लेस का हिस्ट्री। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है बनारस का मेरा दूसरा दिन और आज मैं जाऊँगा सारनाथ। बनारस स्टेशन से करीब 50 रुपया देकर शेयर ऑटो करके मैं पहुंच गया सारनाथ। वहाँ जितना भी मंदिर है जो मुझे पता है, मैं उन सारे मंदिरों का विजिट करूंगा। तो चलिए जानते हैं सारनाथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बौद्ध धर्म का 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। एक है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया, जहाँ पर बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तीसरा सारनाथ वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। चौथा है कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। पूरे दुनिया में जितना भी बुद्धिस्ट है उनके लिए ये 4 प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारनाथ में जो दर्शनीय स्थान है उनको विजिट करते हैं, और संक्षेप में उसके हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। भाइयों, अभी वाराणसी से अभी हम आ चुके हैं सारनाथ, जिसका डिस्टेंस है करीब वाराणसी से 13 किलोमीटर। और मैं ऑटो से आया तो ऑटो का किराया था 40 रुपीज़। तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, और ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं एक मोनेस्ट्री के अंदर हूँ। ये मोनेस्ट्री थाईलैंड द्वारा निर्मित किया गया है। तो सामने मेरा एक प्रकांड बुद्ध का मूर्ति, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले विजिट करते हैं थाई बुद्धिस्ट टेम्पल को। इस टेम्पल को थाईलैंड के गवर्नमेंट ने बनाया था। इस टेम्पल के अंदर जो बुद्ध स्टैचू है वो 9 फीट का है, और वो एक ही स्टोन को काट के बनाया गया है। और बाहर आपको एक विशाल 80 फीट 9 इंच का बुद्ध स्टैचू देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे वो बुद्ध का स्टैचू देख सकते हो। ये बुद्ध का स्टैचू थाईलैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर सुरायुध चुलानन ने बनाया था। तो ये स्टैचू का हाइट है करीब 80 फीट 9 इंचेस का आसपास। अगर आपको याद है 2001 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया था, तब जो बामियान पे जो बुद्ध स्टैचू था जो पहाड़ काट के बनाया गया था, तब तालिबान ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उस स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पर ये बुद्ध स्टैचू बनाया गया है। 16 मार्च 2011 में इसका ओपनिंग हुआ, और इस प्लेस का जो सराउंडिंग एरिया है वो कुछ ऐसा दिखता है। यह है सारनाथ। इस जगह का प्राचीन नाम था सारंगनाथ, और सारंगनाथ से पहले इस जगह का नाम था ऋषिपत्तनम मृगदाहो। ये वो जगह है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आके तपस्या किया करता था, जो हमें संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ महावस्तु में इसका जिक्र मिलता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ यहीं से खुदाई करके मिला था। यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया था, और वो यही जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में विस्तार लाभ हुआ था। ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदू, बौद्ध और जैन लोगों के लिए। और 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, उनका भी जन्म यहीं पे हुआ था। तो हिंदू, बौद्ध और जैन लोगों के लिए ये भूमि बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए अभी हम आपको सामने से ये स्तूपा दर्शन करवाते हैं। आपको एक बात बताते हैं, अगर आप इस जगह में एंट्री करना चाहते हो तो आपको कैश से आप यहाँ पर एंट्री कर नहीं सकते। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करके ही आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ पर ये स्तूपा है और एक म्यूज़ियम है। इस दोनों के लिए मुझे लगा 25 रुपीज़। 528 BC पे गौतम बुद्ध ने यहाँ पर अपने पहला ज्ञान दिया था। तो इसीलिए सम्राट अशोक ने करीब 200 साल बाद यहाँ पर एक स्तूप बनाया था। अशोका ने जो स्तूप बनाया था वो ज़मीन के 6 मीटर नीचे था और ज़मीन से 6 मीटर ऊपर था, और वो मिट्टी से और ईंटों से बनाया गया था। उसके बाद कनिष्क ने यहाँ पर उस स्तूप को थोड़ा और बड़ा किया, 12 मीटर जैसा उसका हाइट किया था। फिर गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने यहाँ पर उसको और थोड़ा बड़ा किया, 25 मीटर्स उसका हाइट हो गया था, और उसके चारों तरफ स्टोन से मोड़ दिया था। और उस स्टोन के ऊपर जो नक्काशी किया गया है वो आज भी आप देख सकते हो। अशोका के और कनिष्क के बनाए हुए जो ओरिजिनल स्तूप है वो इसके अंदर है।
हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी इस स्तूप को रिनोवेशन किया। अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1835 में इस स्तूप को खोला। तब उसे बंगाल के पाल डायनेस्टी का और कुषाण डायनेस्टी का और लास्ट में मौर्यन डायनेस्टी का बहुत सारी चीज़ें मिला, जिनमें था शिलालेख था, कॉइन्स था और बुद्ध के बानी था। इस स्तूपा का राइट वाला पोर्शन देखो जो बाद में बनाया गया है, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और लेफ्ट वाला पोर्शन देखो, इसमें आपको नक्काशी किया हुआ दिखेगा जो उस समय पे किया गया था, जो आज भी मौजूद है। कितने डिटेल से उस समय में ये कार्य किया गया था आप देख सकते हो। दोस्तों इस प्लेस को अभी आप देखो, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या किया करता था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण किया गया, जो मंदिर अभी पूरे तरीके से टूट चुका है। तो आप मंदिर को अभी फ़िलहाल जो ध्वंसावशेष गिरा हुआ है आप उसको देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जो अभी पूरा टूट चुका है। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या किया करता था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर बना और फिर मंदिर भी अभी पूरा टूट चुका है। उसका दीवारें आप देख सकते हो, बस खंडर ही बचा है। अब इस पूरे एरिया को देख लो। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या किया करता था। बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना था, जो आज वो मंदिर भी टूट चुका है। आप देख सकते हो वो मंदिर के दीवार कितने बड़े और कितने मोटे थे, फिर भी वो मंदिर टूट गया है। बहुत सारे लोग अगरबत्ती ये सब जला कर गया है। यह है मूल गंध कुटी बिहार। मूल यानी कि ओरिजिनल, गंध यानी कि फ्रेगनेंस, कुटी यानी कि झोपड़ी और बिहार यानी कि आवास स्थल। वर्षा के समय गौतम बुद्ध ट्रैवल नहीं करते थे, वो एक ही जगह पर रह के ये 4 महीना ध्यान किया करते थे। और जिस जगह पर रह के वो ये ध्यान किया करते थे उस जगह को मूलगंध कुटी बिहार नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त यहाँ पर एक 61 मीटर एक लंबा मंदिर बनाया था 450 AD पे, जिसका उल्लेख चीना पर्यटक यूएन सांग ने किया था। 7th सेंचुरी AD पे हर्षवर्धन के समय काल पे यूएन सांग भारत आया था और वो अपने किताब में इसका जिक्र करता है। ये जगह इतना बड़ा था, यहाँ पर 1500 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते थे। मंदिर के शिखर सोने पे मोड़ा हुआ था। बौद्ध का जो मूर्ति था वो भी सोने का था और उनको चढ़ाया गया जो वस्तु था वो भी सोने का था। ये सब यूएन सांग अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। यहाँ पर लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, हॉस्टल, ये सारे फैसिलिटीज था। ये एक ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। ये सारे चीज़ें यूएन सांग ने अपने किताब में मेंशन किया है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस जगह पर आक्रमण किया। यहाँ से और काशी से उसे जो कुछ मिला, सोना दाना जो कुछ भी मिला, वो सब अपने ऊँटों पर लाद के वो लेके चला गया। भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसे ही नहीं कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे लुटेरे इन्वेडर्स भारत आए भारत को लूटने के लिए। वो तो अपने टाइम वेस्ट करने के लिए भारत नहीं आएगा, ज़रूर उसके आने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो ज़रूर रहा होगा। देवनाम प्रियदर्शी अशोक, ये था सम्राट अशोक का पूरा नाम। इस पिलर में आपको मौर्यन, कुषाण और गुप्तकालीन लिपियों को देखने को मिलेगा। इस पिलर का जो हाइट था वो है 50 फीट। उसके ऊपर शेर बनाया हुआ था। सम्राट अशोक ने यहाँ पर कड़ी चेतावनी दिया था, अगर कोई संघ को तोड़ने का काम करेगा तो उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाकर बिहार से निकालकर उस जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप समझ सकते हो वो कहाँ पर रखने की बात कर रहा है। ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऊपर का जो 4 लाइन है वो अशोकन पीरियड में लिखा गया था। फिर 1837 में ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को डिकोड किया। यहाँ पर सम्राट अशोक को धर्माशोक नाम से बुलाया गया है और यहीं से पता चलता है सम्राट अशोक का और एक नाम था धर्माशोक।
कुषाण राजा अश्वघोष का भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। मिडिल का जो 2 लाइन है जिसमें जिक्र किया गया है, राजा अश्वघोष ने बुद्ध धर्म को राज प्रश्रय दिया था। लास्ट 2 लाइन गुप्तकालीन लाइन है जहाँ पर लिखा गया है बौद्ध भिक्षु एक दूसरे को सम्मान करे। चीनी पर्यटक ह्वेन सांग ने अशोका पिलर के बारे में भी मेंशन किया है। कहते थे वो सूरज के रोशनी में इतना ज़्यादा चमकता था कि उसके तरफ देखना भी मुश्किल था। और वो सही कहते थे। जब मैं म्यूजियम पे गया और उस पिलर को और उस 4 शेर को देखा तब मैं स्पीचलेस था। तब समझ में आया भारत सरकार ने क्यों इसे राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। ऐसे ही नहीं बनाया था। सारनाथ पे खनन करने के बाद जो कुछ भी मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साथ लेके गया और कुछ कलकत्ता म्यूजियम पे है और कुछ बाकी चीज़ें जो सारनाथ के म्यूजियम पे है। अगर आप सारनाथ पे आते हो तो आप ज़रूर उस म्यूजियम को विजिट करें। कैमरा अलाउ ना होने के चलते मैं वहाँ पर जो कुछ भी दिखा मैं वो आपको दिखा नहीं सकता, पर आप ज़रूर उस प्लेस को विजिट करें। यह है पंचायतन मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर लोगों ने अपना पहला बौद्ध दीक्षा ग्रहण किया था। यहीं पे लोग बुद्धिज्म में फर्स्ट कन्वर्जन करना स्टार्ट हुआ था। बौद्ध धर्म बनाना और संघ बनाने का जो निर्णय है वो इसी मंदिर से शुरू हुआ था और फिर बाद में वो प्रसार किया। करीब 200 साल बाद अशोका ने इसे पूरे दुनिया में फैलाया। पहले बौद्ध धर्म उतना प्रसार नहीं किया था, फिर अशोका ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, शुंग राजाओं ने इसे बहुत प्रसार किया और आज हमें जो पंचायत सिस्टम देखने को मिलता है वो भी यहीं से शुरू हुआ है। यह है धर्मराजी का स्तूप। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना दूसरा उपदेश दिया था, अनंत लक्षणा सूत्र। ये स्तूप धमेक स्तूप जैसा ही बड़ा था, लेकिन 17वीं सेंचुरी में ये जगह पूरा मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। यहाँ पर खेती हुआ करता था और अंग्रेज यहाँ पर नील की भी खेती करवाता था। सिर्फ धमेक स्तूप और धर्मराजी का स्तूप जमीन से निकला हुआ था। लेकिन उस समय यहाँ का जो लोकल है वो इस जगह का इम्पोर्टेंस भूल गया। जगत सिंह क्या किया, इस स्तूप का जो मटेरियल्स है उसको निकालकर अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल करने लगा। तब उन्हें एक ग्रीन कैस्केट मिला जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। जो अस्थियां को उन लोगों ने गंगा में विसर्जन कर दिया और जो ग्रीन कैस्केट है वो आज भी कलकत्ता म्यूजियम में मौजूद है। उस ग्रीन कैस्केट के साथ उन्हें गौतम बुद्ध की वाणी और भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे वस्तु मिले। तब उन्हें पता चला इस जगह का इम्पोर्टेंस। फिर उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फॉर्म किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर खुदाई शुरू किया। फिर उन्हें इतने सारे चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पर आप जितने भी ईंटें देख रहे हो ये सब टेराकोटा स्टाइल से बनाया गया है। ये सब है उस समय का स्मारक। ये जो ईंट है इसका आप धार देखो, इतने साल बाद भी इस ईंट का धार वैसे कि वैसे ही है। आज जो ईंटा बनता है उसमें 1 नंबर ईंट, 2 नंबर ईंट, 3 नंबर ईंट रहता है, ठीक है। तो आप जैसे पैसा दोगे वैसे ईंट आपको मिलेगा। लेकिन उस समय पे जो भी ईंट बनता था कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं बनता था। जो भी बनता था सब 1 नंबर ही होता था। आज आपको दिखा रहा हूँ वो ईंटें देखो, ये देखो ईंट का धार देखो। हजार साल से भी ज़्यादा पुराना है ये सब। करीब 1000 क्या 1500 2000 साल पुराना है ये सब। लेकिन आज भी देखो पूरा वैसे कि वैसे ही। ये था उस समय का क्वालिटी और आज का जो क्वालिटी है वो बहुत ही। उस समय का जो ब्रिक्स है वो इतना पतला हुआ करता था। वो देखो 2 ईंटों के बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं होता था। और ईंट के बीच में ऐसा क्या चीज़ें देता था, ये वाला सुर्खी है क्या पता नहीं, ये वाला क्या चीज़ें है जो 2 ईंटों को एक साथ जॉइन करता था उस वक्त। इतने साल पुराने चीज़ों को छूने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर आप सामने जो जैन मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का जन्म हुआ था। ये प्लेस हिंदू, बौद्ध और जैन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम जेरूसलम जैसा। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर आके पहला ज्ञान दिया था। गौतम बुद्ध से पहले भी 500 से ज़्यादा ऋषि मुनियों को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुआ और निर्वाण प्राप्ति हुआ। प्राचीन काल में ये ऋषि मुनियों का एक तपोभूमि था। प्राचीन काल में इस जगह का नाम था ऋषिपत्तनम मृगदाह, जिसका उल्लेख हमें महावस्तु ग्रंथ में मिलता है।
और यहाँ पर आपको सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी देखने को मिलेगा। काफ़ी बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो अंदर जाने में थोड़ा डर भी लग रहा है, सांप वगैरह हो सकता है। सच में सारनाथ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप अगर वाराणसी आते हो तो आप ज़रूर सारनाथ आप रखो, एक दिन सारनाथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अशोका के जन्म से पहले भारत में 16 जनपद हुआ करता था और उस 16 जनपद में से 8 जनपद का जो राजा है वो गौतम बुद्ध का शिष्य हुआ करता था। गौतम बुद्ध का मृत्यु होने के बाद उसके जो अस्थियां है वो 8 राजाओं ने लेकर अपने अपने राज्य में 8 स्तूप निर्माण किया। फिर अशोका ने क्या किया, जब अशोका का समय काल में अशोका ने उस स्तूपा को खोलकर उससे अस्थि निकालकर अशोका ने 84,000 स्तूप को निर्माण किया, जिनमें से 2 स्तूप आपके सामने ही है। एक है धमेक स्तूप और दूसरा है धर्मराजी का स्तूप। ये जो आप एरिया देख रहे हो, पहले यहाँ पर हॉस्टल हुआ करता था, मतलब बिहार। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुनी यहाँ पर रहा करता था। यहाँ पर करीब 3000 बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी के रहने की व्यवस्था था। और आज आपके सामने ये सब जो देख रहा है वो यहाँ का जो ध्वंसावशेष है, यहाँ पर खनन करने के बाद जो सब मिला है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पर रखा गया है। कोई पिलर से वहाँ पर उसके ऊपर नक्काशी है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा जो गुप्तकालीन है और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मौर्यन टाइम का भी है। मैक्सिमम चीजें यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो गुप्तकालीन है। ये देखो, ये तो पैसेज हुआ करता था, देखो यहाँ से वो लोग जाता था। यहाँ पर आपको 369 मनौती स्तूप देखने को मिलेगा। मनौती स्तूप मतलब जो स्तूप बौद्ध भिक्षु निर्माण किया करता था अपने मन्नत पूरा होने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्तूप देखने को मिलेगा। ये जितने सारे स्तूप है ये सारे के सारे स्तूप मिट्टी के नीचे दबा हुआ था उस समय, बाद में खनन करने के बाद ये सारे चीज़ों मिला। अगर इस प्लेस पे आप आओगे तो आपको एक झटके में 2500 साल पीछे लेके चला जाएगा। अगर आप हिस्ट्री, आर्कोलॉजी ये इस तरह का सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो तो आपको इस प्लेस में आके बहुत अच्छा लगेगा और आपको हैरान भी करेगा। मौर्यन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का जो राजा है वो लोग यहाँ पर आया था। उन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। फिर काल चक्र में वो लोग यहाँ से विलीन हो गया। अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, इन सारे सम्राटों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत काम किया। जब सारनाथ का स्तूप मिला था तब सारनाथ का स्तूप इस हालत में था, फिर उसका खनन हुआ, फिर आज हमारे सामने ये सारनाथ है। यह है हमारे राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ जो खनन करने के बाद इस हालत में मिला था। यह है श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल। श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये सारनाथ का बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप यहाँ पर आए तो इसे ज़रूर विजिट करें। एक दिन आपको लग जाएगा ये सारनाथ विजिट करने में। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे श्रीलंकन आया है इस प्लेस को विजिट करने के लिए। यहाँ पर एक मूर्ति भी बनाया गया है जो ये दर्शाता है कैसे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप इस मंदिर का ज़रूर दर्शन करें। श्रीलंकन टेम्पल के पास ही एक चिड़ियाघर है, छोटा सा चिड़ियाघर है। अगर आप श्रीलंकन टेम्पल यहाँ पर आते हो सारनाथ पे तो उस चिड़ियाघर को भी ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कई प्रकार के पंछियाँ देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ बच्चा है तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ चौखंडी स्तूप के सामने, जो सारनाथ बुद्ध स्तूपा से बस 300 से 400 मीटर दूरी पे है। यह है चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल। चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया है। और ये है तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल। ये सारे प्लेसेस को मैंने विजिट किया है और यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, पर मेरे समय के कमी के चलते मैं उन सारे प्लेसेस को विजिट नहीं कर पाया, पर आप ज़रूर उन सारे प्लेसेस को विजिट करें। दोस्तों इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।